Good morning, dear students. My name is Sudhu Shukla. As I used to teach subject electronic devices. The subject electronic devices, as we have discussed the topics related with the electronic devices in my previous videos, and the topic which I have shared with you was preview of quantum mechanics. Preview of quantum mechanics. In my previous videos, I have told you what is the meaning of mechanics with an example. I hope you all understand about the mechanics as well as the quantum. So, from where I have left, I will start today with that topic. I have mentioned the date 14 December 1900 in my previous videos. और मैंने साथ में ये भी बताया था कि why is so much important, क्योंकि जनरली when we used to teach कोई भी फैकल्टीज जब अगर डेट के साथ आपका मेंशन कर रहा है सन को, तो कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए. सिमिलरली जैसे मैंने 14 दिसंबर पढ़ना, मैं जनरली कह देता कि ये एक्सपेरिमेंट या कुछ ऑब्जर्वेशन 1900 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं यहाँ डेट को मेंशन कर रहा हूँ. क्यों? और वो भी एग्जैक्ट डेट को. द रीजन बिहाइंड इट कि इस डेट को हमने लिखा था दैट वाज द बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. मैंने बताया था कि जो 14 दिसंबर 1900 था उसको हम कहते हैं बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. व्हाट वाज द रीजन? मैंने वीडियोस में बताया था कि आई विल टेल द रीजन इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो टुडे वी विल along with me and you will come to know that why we celebrate this as a birthday of a quantum mechanics. See, 14 दिसंबर 1900 को आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, मैक्स प्लैंक. सर मैक्स प्लैंक थे, ठीक है. इन्होंने 14 दिसंबर 1900 के दिन एक पेपर पब्लिश किया था. तो जो पेपर इन्होंने पब्लिश किया था उस पेपर में इनकी जो पब्लिशमेंट थी वो थी बेसिकली किस पे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. हमें पता है कि जो प्लैंक सर ने था उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किससे किया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे किया था. और हमें पता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ब्लैक बॉडी हम किसको कहते हैं? जैसे नॉर्मली हम इसको नहीं कहते कि ब्लैक बॉडी का डिस्टर्ब, तो मैं नहीं कह दूंगा ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी की स्पेशलिटी क्या है? उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो फीचर्स हैं, वो क्या होता है कि जो ब्लैक बॉडी होता है ये एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि हर एक टाइप के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, साथ में हर एक टाइप के रेडिएशंस को एमिट करता है. ये ब्लैक बॉडी की क्वालिटी होती है. तो सर मैक्स प्लैंक सर ने 14 दिसंबर 1900 को एक पेपर पब्लिश किया था और वो पेपर किस पे था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे. तो ब्लैक बॉडी का मैंने आपको मीनिंग बताया कि ब्लैक बॉडी क्या होता है. जनरली कि किसी टाइप के जो आपका रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब करता है और किसी भी टाइप के रेडिएशंस को वो एमिट करता है. अब सी, उन्होंने इस पेपर के दौरान जो पेपर की पब्लिशमेंट हुई थी, देखिए पेपर जनरली जो पब्लिश करते हैं हम वो तब हम करते हैं जब हमने उस फील्ड में जिस पे हमारा पेपर पब्लिश हुआ है उस फील्ड में हमने कोई रिसर्च किया. अब इन्होंने रिसर्च किया था इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेके, और रिसर्च के दौरान इन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था उसमें इन्होंने फॉर्मूला यूज किया था E=hν. इन्होंने अपने पेपर में जो फॉर्मूला यूज किया था दैट वाज E=hν. अब देखिए जो ये फॉर्मूला था E=hν,
I know you all have heard and see this formula is equals to h nu, but you are not aware of one thing, that E is equals to h nu was the first sign of quantum mechanics. This was the first sign of quantum mechanics. ये पहला प्रतीक था किसका? क्वांटम मैकेनिक्स का। और यहीं से दौर स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, यहीं से फेज स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। मैंने बताया था कि क्यों 14 दिसंबर को हम बर्थडे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। बर्थडे कहने का मतलब कि उस दिन से इसका जन्म हुआ था। देखिए ये जो एग्जिस्टेंस थी वो पहले कहीं ना कहीं जो फिजिक्स थे आपके प्लैंक सर, इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो चीज़ें लीगल तौर पे तब तक नहीं यूज होती हैं या हम उनको नॉमेनक्लेचर करते हैं जब तक कि हम उसको प्रूफ ना कर सके। तो इन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया, जो उसकी ऑब्जर्वेशन किया, उस दौरान पेपर में इन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वो होता है हमारा फर्स्ट साइन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें पता है कि अप टू, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अप टू 1900 से पहले तक जो फिजिक्स एग्जिस्ट करती थी दैट वाज नथिंग बट द क्लासिकल फिजिक्स। आफ्टर इट 1900 के बाद जो फिजिक्स एग्जिस्टेंस में आई वो आपकी कहलाई क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो 1900 के बाद से एग्जिस्टेंस में आई वो स्टार्ट कब से हुई? जैसे अगर मैं कहा कि 1900 से अब स्टार्ट हो गया तो नॉर्मली ऐसा आता नहीं है, लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा आप सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं कि जनवरी में आया होगा या फरवरी में आया होगा या दिसंबर नवंबर में आया होगा, अक्टूबर में होगा, किसी भी डेट में। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि वो 14 दिसंबर डेट थी जिसके बाद से हमारा जो पेपर पब्लिश, जो प्लैंक सर ने पेपर पब्लिश किया उसमें जो फॉर्मूला यूज किया उससे हमारा ये फर्स्ट सिंबल बना क्वांटम मैकेनिक्स का और यहाँ से फेज स्टार्ट हो गया। अब नाउ ऑनवर्ड्स अब हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या घटनाएं होती है, क्योंकि अब जो फिजिक्स चल रही है अब वो क्वांटम फिजिक्स के रूप में चलती है, ना कि क्लासिकल फिजिक्स में। ऐसी बात नहीं है कि अब हम कोई क्लासिकल फिजिक्स का यूज नहीं करते हैं, नो, ऐसा कभी भी गलतफहमी अपने दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स मैंने बताया था कि कुछ रीजंस ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से क्लासिकल फिजिक्स आपका फेल हो जाता है। फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स आई हैव मेंशन्ड विद 2 डोमेन्स, 2 नाम से मैंने बताया था कि वहां पे इनके इन डोमेन्स में वो फेल होते हैं, तो बस उन डोमेन्स में फेल होते हैं। बिसाइड दैट कुछ और डोमेन को छोड़ के वो क्लासिकल फिजिक्स तब भी एग्जिस्टेंस में थे, आज की डेट में भी एग्जिस्टेंस है। जैसे अगर मैं डस्टर को छोड़ूं और डस्टर ऐसे जमीन पे गिरता है तो ये जो गिरना है इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं एक्सप्लेन करेंगे। For that, the reason to explain will be classical physics. वो classical physics ही होगा, चाहे डस्टर का गिरना हुआ या कोई कार है या मैं हूँ, अगर मैं वॉक कर रहा हूँ तो कितना फोर्स मैं आगे लगा रहा हूँ कि इंटर्न फ्रिक्शन जो है, सरफेस जो है वो मेरे ऊपर एग्जिबिट कर रहा है, जिसको न्यूटन्स का तीसरा नियम बोलते हैं, थर्ड लॉ बोलते हैं। तो क्या है कि ये सारे क्या है, ये सारे क्लासिकल फिजिक्स से ही इम्प्लीमेंट होते हैं और क्लासिकल फिजिक्स ही इनकी एग्जैक्ट एनालिसिस भी करता है और एग्जैक्ट आंसर भी देता है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है। लेकिन जहां पे ये फेल हुए थे क्लासिकल फिजिक्स वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्ट है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स से नो डाउट आप ओवरऑल हर एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके डाउट्स वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो सर मैक्स प्लैंक ने 14 दिसंबर को पेपर पब्लिश किया, उन्होंने एक आपका E इक्वल्स टू h न्यू एक सिंबल यूज किया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि 1905 में जैसे 1900 है वैसे 1905 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ऑब्जर्वेशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा, ठीक है। 1900 में जैसे आपके प्लैंक सर ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिया था, ठीक उसी तरह जो आपके 1905 में जो आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन सर थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया बाय अप्लाइंग सेम मैक्स प्लैंक्स थ्योरी। उन्होंने सेम इसी थ्योरी पे अप्लाई किया जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है।
एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने 1995 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया बाय अप्लाइंग सेम प्लैंक्स थ्योरी, मतलब E इज इक्वल्स टू एच न्यू। इन्होंने भी सेम फॉर्मूला यूज किया, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जिसको प्लैंक सर ने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान यूज किया, और ये फॉर्मूला यूज करके सर ने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। और ये फॉर्मूला यूज करते ही ये इन्होंने गारंटी दी कि जो प्लैंक सर ने यूज किया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, डेट वाज राइट। क्योंकि देखिए जनरल है, जैसे लेट सपोज इन्होंने E इक्वल्स टू एच न्यू को ये फॉर्मूला दिया। अब अगर आप ऑब्जर्वेशन कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई दूसरा इफेक्ट आप एक्सप्लेन करते हो, और उसमें आप इस फॉर्मूले का जो प्रीवियस है, जो पेपर आप ले रहे हो, उसका आप यूज करके अगर आप अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली आप कर देते हो, ठीक है, उसका रिजल्ट एक्यूरेट एग्जैक्ट आ जाता है, तो वो गारंटी करता है कि जो फॉर्मूला आपने यूज किया था डेट वाज वो राइट, ये गारंटी करता है। तो कहीं ना कहीं जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर E इक्वल्स टू एच न्यू करके वो उस ऑब्जर्वेशन को कर देते हैं, तो वो गारंटी करता है कि जो प्लैंक सर यूज कर रहे थे दैट वाज राइट, और वो फॉर्मूला क्या था, राइट था। फिर देखिए 1913 में सर नील बोर, स्टूडेंट्स ये सारे साइंटिस्ट के नाम बहुत फेमस है। आई डोंट थिंक कि सिंगल स्टूडेंट्स भी इनके बारे में नहीं सुना होगा। प्लैंक सर के बारे में, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर के बारे में, नील बोर सर के बारे में आपने ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट +2 +1 में आप ये सारे केमिस्ट्रीज में, फिजिक्स में, हर जगह आपने इनको पढ़ा होगा। सेम कॉन्सेप्ट से, बस मैं वो फेज आपको याद दिला रहा हूँ कि कहाँ से हमारे सब्जेक्ट का जो ओरिजिन था वो हुआ। सी 1913 में सर नील बोर सर ने जो है इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। हमें पता था नील बोर सर ने जो था उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। एटॉमिक मॉडल, सी एटॉमिक मॉडल, जब आप टर्म सुनते हैं एटॉमिक मॉडल, तुरंत आपके माइंड में आता है कि एटॉमिक मॉडल तो एक हमने पढ़ रखा था जिसको रदरफोर्ड सर ने दिया। रदरफोर्ड सर ने दिया था एटॉमिक मॉडल। सुनते ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है रदरफोर्ड सर ने। बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही था। पर उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर किया किसने? सर नील बोर सर। बहुत टाइम के बाद ये जब रदरफोर्ड सर का मॉडल आया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था, उसके काफ़ी साल बाद इन 1913 में जो नील बोर सर थे, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, वो अलग नहीं था, इसी पे बेस था, बस वो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस थे, उन डिसएडवांटेजेस को रिमूव किया सर नील बोर सर। ठीक है, उन्होंने इस डिसएडवांटेज को रिमूव किया बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच न्यू। इन्होंने सेम यही फॉर्मूला यूज किया, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस रहे रदरफोर्ड सर के, उनको कहीं ना कहीं रिमूव करते हैं नील बोर सर, और वो क्या यूज करते हैं? वो वही फॉर्मूले के तहत, वही क्वांटम कंडीशंस के तहत यूज करते हैं जिसको सर प्लैंक सर ने किया। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप के बाद कहीं ना कहीं ये जो है वो जो फॉर्मूला यूज किया था आपके प्लैंक सर ने, वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक, हर एक स्टेप्स पे इसकी गारंटी होते जाती है, इसकी श्योरिटी मिलती जाती है कि ये जो थ्योरी इन्होंने दिया था दैट वाज 1% उसमें कोई लैकनेस नहीं है, कुछ उसमें गलत नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, हर ऑब्जर्वेशन इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और हमें पता है कि E टर्म E, H और न्यू क्या है? E एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है आपका वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखिए, तो जो सर नील बोर सर थे उन्होंने बताया E atomic model, just he has given the atomic model just by introducing quantum conditions on the angular momentum. See, after this Neil Bohr sir in 1923,
1923 में सर A.H. क्रॉम्पटन, जो क्रॉम्पटन सर थे 1923 में, इन्होंने जो है वो क्रॉम्पटन इफेक्ट दिया। और हमें पता है कि क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या है। इसमें इन्होंने क्या किया, जो 1923 में दिया था इन्होंने एक्स रेज का यूज किया, एक्स रेज का यूज किया। क्वांटम इफेक्ट आपको पता है, इस दौरान ये क्या करते हैं, एक्स-रे 1923 में क्वांटम इफेक्ट पहले आ चुका था, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उन्होंने किया। उन्होंने क्वांटम कंडीशंस को इंप्लाई किया, इस चीज को क्वांटम कंडीशंस को इंप्लाई किया। तो उनमें क्या देखते हैं कि जब ये एक्स-रे को स्कैटर कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जब क्रॉम्पटन सर एक्स-रेज को स्कैटर कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो व्हाट ही फाउंड दैट कि जहां से, जैसे जो आपकी एक्स-रेज थी, इन एक्स-रेज को बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या कराया था, एक्स-रेज को स्कैटर कराया था इलेक्ट्रॉन्स के साथ। लेकिन एक्स-रे को क्लासिकल फिजिक्स कहता था, क्लासिकल फिजिक्स आपका कहता था एक्स-रेज को कि ये क्या है, वेव करेक्टर, ठीक है। तो एक्स-रेज को क्लासिकल फिजिक्स कहता था ये वेव है। लेकिन ड्यूरिंग स्कैटरिंग, जब एक्स-रेज की इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्कैटरिंग आई, तो वहां पे पार्टिकल नेचर शो, जो एक्स-रेज थी उनका पार्टिकल नेचर शो हुआ। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स इन एक्स-रेज को वेव नेचर शो करती थी, वेव नेचर बताती थी, वहीं इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब इनकी स्कैटरिंग हुई, उस दौरान ये अपने ऑब्जर्वेशन में पाते हैं, क्रॉम्पटन सर अपने ऑब्जर्वेशन में पाते हैं कि वो एक्स-रेज वेव ना होके पार्टिकल नेचर, उनमें क्या है, उनमें वेव नेचर ना होके पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो ये था ऑब्जर्वेशन 1923 में A.H. क्रॉम्पटन सर का। फिर धीरे धीरे क्वांटम कंडीशंस ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशंस के बाद ये एक्सप्लेन होते गए और फिजिक्स की एक नई ब्रांच आती गई। जैसे जैसे 1900 में, फिर 1905 में, फिर 1913 में, फिर 1923 में, स्टेप बाय स्टेप एक एक जो फेज आता गया, तो वो फेज एक नई ब्रांच डेवलप किया। एंड दैट ब्रांच वाज, वो एक न्यू ब्रांच जो थी, दैट वाज क्वांटम मैकेनिक्स। वो आपकी ब्रांच क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स थी। सी यहां तो हमें पता लग गया कि एक फेज, और ये जितने ऑब्जर्वेशंस थे, सारे ऑब्जर्वेशंस सर प्लैंक सर के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड थे, जहां पे हर कोई फॉर्मूला E=h म्यू ही इंप्लाई कर रहा है, और इंप्लाई करके हर एक ऑब्जर्वेशन सक्सेसफुली होते गए। तो वो रिजल्ट्स जो सक्सेसफुली आते गए, वो बताया कि जो प्लैंक सर ने जो बेसिक फॉर्मूला यूज किया था E=h म्यू, जो फर्स्ट सिंबल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, वो कहीं न कहीं वो राइट था। और वो गारंटी करता गया हर एक ऑब्जर्वेशंस को कि वो सारे क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरीज से ही समझे जा सकते हैं या ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेटली ली जा सकती है। सी 1923 में क्रॉम्पटन जो इफेक्ट्स आया, उसके बाद फिर 1927 में डेविसन, जर्मन, इफेक्ट एक्सपेरिमेंट 1927 में डेविसन जर्मन, दो साइंटिस्ट थे, डेविसन सर और जर्मन सर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में जो आपका सी, जो नॉर्मली जो क्या है, जो हम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, हम कहीं भी जो एक्सपेरिमेंट्स हम लेते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहते हैं, बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट को हम जनरली कहते हैं कि जो भी थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज का अगर आप प्रूफ दे पाते हो, तो वही आपका क्या होता है, वही एक फॉर्म होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट कोई भी साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दैट मींस कि आप किसी न किसी थ्योरी का आपने प्रूफ दिया है। लाइकवाइज हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ दिया,
ठीक है, वो था एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इन्होंने ये थ्योरी दे दिया, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ था, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ, दैट वाज एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इन्होंने ये थ्योरी दी, तो ये थ्योरी दी। अब ये एक्सपेरिमेंट तब होगा जब इस थ्योरी को हम किसी एग्जांपल से प्रूव करेंगे। तो वो हम क्या करते हैं, हम पंच लिए और मैं इस बोर्ड पे पंच किया। अब जब मैंने इस बोर्ड पे पंच किया तो मैंने एक्शन लगाया, कुछ फोर्स लगाया, इस पे मैंने पंच किया, इक्वली अपोजिट में हमारे क्या आया, रिएक्शन हुआ। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ, इस जो क्रिया जो ये हैपनिंग हुई, जो इवेंट मैंने ऑकर कराया, ये बेसिकली क्या था, ये इसको मैं एक्सपेरिमेंट नाम दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरी थी उसको मैंने यहाँ प्रूव किया। तो सिमिलरली जो ये मैंने एग्जांपल लिया है वो सिमिलरली इसी डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या होता है कि ये जो डेविसन जर्मन सर थे, ये गारंटी करते हैं कि रेडिएशन पार्टिकल्स जो कि रेडिएशन पार्टिकल्स होते हैं, रेडिएशन पार्टिकल्स हैव वेव कैरेक्टर। रेडिएशन पार्टिकल्स है वेव कैरेक्टर। सी यहां पे जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पहले हुए, उन ऑब्जर्वेशंस में सी जो मैंने अभी डिस्कशन किया कि जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये बताते हैं कि अपने ऑब्जर्वेशन में कहते हैं कि रेडिएशन पार्टिकल्स है वेव कैरेक्टर। सी इसके पहले जो ऑब्जर्वेशंस देखा हमने 1923 तक, उसमें हमने क्या देखा कि क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि जो एक्स-रेज है वो उनका वेव पार्टिकल है, ठीक है, वो वेव कैरेक्टर है, ठीक है, पार्टिकल नेचर नहीं है। लेकिन फिर 1927 में इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जो रेडिएशन पार्टिकल्स है दैट हैव आल्सो वेव कैरेक्टर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, रेडिएशन पार्टिकल्स हैव वेव कैरेक्टर। अब कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में ये आ रही है बात कि कहीं ना कहीं ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या थिंग है, कुछ भी हम कह सकते हैं, जिसके पास दोनों टाइप के बिहेवियर पाए जा रहे हैं, पार्टिकल नेचर भी पाया जा रहा है और वेव नेचर भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है वो आगे मैं और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, स्क्रोडिंगर वेव, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, वहाँ हमें ये सारे डाउट्स जो हमारे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के ऑब्जर्वेशंस में अब हम देख पा रहे हैं, जो स्टार्टिंग से हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि कहीं ना कहीं तक क्लासिकल फिजिक्स कह रहा था, देखिए ये ऑब्जर्वेशंस रिजल्ट्स करते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उनकी एग्जिस्टेंस रहती है, पैरेलली में क्वांटम मैकेनिक्स की एग्जिस्टेंस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बताता हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई है, दैट डजंट मीन कि वो पूरे तरीके से फेल हो गई है, वो पर्टिकुलर किसी डोमेन्स में फेल हुआ है। उनकी एग्जिस्टेंस तब भी थी और आज की डेट में भी, और आगे भी हम क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल इम्प्लाई करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ देखते हैं कि कहीं ना कहीं अब इन पार्टिकल्स में जो वेव कैरेक्टर भी शो हो रहा है। तो अभी हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस पहले देखा कि वो पार्टिकल नेचर है, वेव नहीं है, फिर हम देख रहे हैं कि वो पार्टिकल नेचर के साथ वो वेव बिहेवियर भी शो कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स रहा, ये कहते हैं कि रेडिएशंस आर पार्टिकल्स, जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल्स है। सी बट जो पिछले ऑब्जर्वेशंस रहे, जैसे जो ऑब्जर्वेशंस 1900 के रहे, जो 1905 में रहे, जो 1913 में रहे, जो 1923 में रहे, ये सारे ऑब्जर्वेशंस क्या बताया था? इन सारे ऑब्जर्वेशन से बताया था कि रेडिएशंस आर क्या, पार्टिकल्स। रेडिएशंस जो है क्या है, वो पार्टिकल्स। रेडिएशंस जो क्या है, पार्टिकल्स। रेडिएशंस क्या है, पार्टिकल्स है। लेकिन 1927 का जो ऑब्जर्वेशन, 1927 का जो एक्सपेरिमेंट था, वो बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं दे हैव अ वेव कैरेक्टर। और इन डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो था, जो डेविसन सर और जर्मन सर थे, इन्होंने भी सेम प्लैंक्स थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि इनके पास क्या है, वेव कैरेक्टर है। जो पार्टिकल्स हैं इनके पास क्या है, वेव कैरेक्टर है। इन पार्टिकल्स के पास क्या है, वेव कैरेक्टर है। सी ये जो दौर रहा, 25 सालों का जो दौर रहा, लगभग 25-27 साल का जो भी दौर रहा, क्योंकि दिसंबर से स्टार्ट हुआ था तो हम उसको 26 मान लें, क्योंकि 27 में ये हो गया था जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट था। तो 25
लमसम 25-26 जो दौर रहा इन सालों में, तो इसमें क्या रहा, जो थ्योरीज रही, जो भी थ्योरीज आई, उनको हमने बेसिकली नाम दिया ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ओल्ड क्वांटम थ्योरी। जो ये 25 साल का दौर रहा, इस दौर को हमने कहा दिस इज ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसको हमने नाम दिया कि इट इज ओल्ड क्वांटम थ्योरी। तो ये 25 साल के दौर है, 25 साल के दौरान जो है वो रहा, जो उसको ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहा हमने। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद जो हमारा फेज स्टार्ट होता है, उसके बाद जो हमारा फेज